ठीक है। म्यू अगर 1/√3 है और ब्लॉक अगर स्टार्ट कर देगा स्लाइड करने के लिए कौन से एंगल के लिए, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं जिस एंगल के लिए ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं, हाँ कर दिए मैंने, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज एंड दैट इज इक्वल टू म्यू। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक ही जैसा बिल्कुल से, मैं 10 वाला करवा देता हूँ। ठीक है, तुम 9 वाला कर लेना। बोला गया कि एक बॉडी है जो कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, 30 डिग्री एंगल पर, लेकिन अगर हम इस एंगल को कर दिया 45 डिग्री ना, ये जो ब्लॉक है ना स्लाइड करता है, तो बताना है कि आ, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जब हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे इसको ऐसे निकाल सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इक्वल्स टू, देखो ये वाले ब्लॉक का 8 नंबर को मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। 30 डिग्री पे ये स्टेशनरी है और स्लाइड करता है ये 45 डिग्री। ठीक है, तो बताना अपने को कि 45 डिग्री पे अगर ये स्लाइड करता है तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैंने बोला कि इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू एस mg cos थीटा बाय m। ये m सबसे कट जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू एस g cos थीटा। ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब अपने एक्सेलरेशन निकालेंगे ना इसका, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर तरीके से जब ये स्लाइड करता ना, यहाँ पे म्यू के लेना चाहिए अपने को। ठीक है, लेकिन पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे जब ये जस्ट स्लाइड करेगा तो tan थीटा क्या हमको मिल जाएगा, म्यू के इक्वल हो जाएगा। तो √3 हो जाएगा म्यू के इक्वल, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 क्वेश्चन। तो ये जो म्यू है ये क्या आपको देगा, ये आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन देगा। और हमको इस सवाल के अकॉर्डिंग हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है, तरीके से यहाँ पे म्यू की आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हमको म्यू के नहीं दिया जाता और खाली म्यू एस पता होता है तो म्यू के बदले म्यू एस ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं ना, म्यू के और यहाँ म्यू के, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ए जी साइन 45 डिग्री दैट इज 10/√2 माइनस म्यू के 1/√3 इंटू 10 इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, 10/√2 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/√3, ये कितना हो जाएगा 10√3 माइनस 1/√6। ठीक है, और इसको निकालने बैठे अगर हम लोग, इसका आंसर कितना आएगा देखो तो 10 इंटू 0.732 बाय √6। √6 मतलब हो जाता हमारा 2.44। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं निकालू आंसर आएगा 7.32 डिवाइडेड बाय 2.44।
कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 3 आता है, ठीक है। बुक में आंसर दिया गया 2.93 दिया गया, चलेगा। कि हमने जी को भी कितना, हमने जी को 10 लिया है, तुम जी को अगर 9.8 लोगे ना तो ये आंसर थोड़ा कम आएगा ना, ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा। आई बात सबको समझ में? बॉडी रुका हुआ है, इससे हमें क्या मिलता है, म्यू मिलता है, वो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं तरीके से, हम म्यूके आना चाहिए लेकिन यहाँ पे म्यूएस ही यूज करेंगे, बिकॉज अगर हमको नहीं कुछ मेंशन है तो म्यूके और म्यूएस को एक जैसा मान लेते हैं, अगर अलग अलग हो गए तो क्वेश्चन पे वो लिखा रहता है कि म्यूएस इतना और म्यूके इतना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11, इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, थीटा एंगल है, बॉडी रखा गया यहाँ पे, ठीक है, टॉप है 6.4 मीटर, ये एंगल 30 डिग्री है, टाइम कितना लगेगा बॉडी को नीचे गिरने में, ठीक है, और यहाँ पे हमको बोला गया है म्यू के है 0.2, तो बोला गया कितना समय लगेगा इसको, ये 6.4 मीटर इसकी लेंथ है, कितना समय लगेगा इसको नीचे गिरने में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ए निकाल लेंगे हम लोग, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ठीक है। देखो टाइम हो जाएगा एस इक्वल्स टू, ये निकल जाएगा ना, एस हो जाता है यूटी हाफ एटी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है 2s/a टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको टाइम निकालना कितना नीचे से गिरने में लगेगा, और यहाँ से हमको ये हमको ए तो यहाँ से निकाल चुके होंगे ना हम लोग, जी हमको पता ही है, साइन थीटा हमको पता ही है, यू की हमको पता है 0.2, जी हमको पता है, कॉस थीटा हमको पता है, ठीक है। और यहाँ से हमको पता है एस हमको पता रहेगा, ये पूरा निकालने के बाद हमको यहाँ से ए को पुट कर देंगे और यहाँ से एस 6.4 होगा उसको पुट कर देंगे और हमको टाइम मिल जाएगा। समझ में आ गया सबको इतना? चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा फ्रिक्शन चैप्टर का हो गया बोर्ड लेवल का पूरा, ठीक है। तुम लोग एक काम करना, इसका फ्रिक्शन का जो है ना, ठीक है, मैं लॉज ऑफ मोशन के एससी वर्मा के भी डाउट्स देखता हूँ, बीच में कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कल नहीं तो कल शाम को मैं किसी तरह से उसका करके रेडी करता हूँ, ठीक है। और तुम लोग ना फ्रिक्शन का भी जो है ना, ठीक है, एससी वर्मा से इसके बुक तुम्हारे पास है ही एससी वर्मा की, जिसके पास नहीं है वो ऑनलाइन वो देख लेना वहाँ पे ग्रुप में, उसके एग्जाम्पल्स देखना स्टार्ट कर देना फ्रिक्शन के, ठीक है। उसके बाद डीसी पांडे की बुक भी है, उसके भी एग्जाम्पल देखना स्टार्ट कर देना, डीसी पांडे से और एससी वर्मा से, दोनों से एग्जाम्पल्स अपने से करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। जहाँ कहीं भी डाउट हो तो मेरे को फोन करके पूछ लो, ठीक है, मैं तुम्हारा क्लियर कर दूंगा उस समय डाउट हैंड टू हैंड, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो किए होंगे तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। पहले इन दोनों बुक के तुम एग्जाम्पल्स कर जाओ अच्छे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर हमारा होगा सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक बॉडी जो है ना इस तरह से मूव करती है कि उसका जो डिस्टेंस होता है ना हमेशा एक फिक्स पॉइंट से सेम होता है, ये ऐसे जा रही है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है यहाँ पे कोई, ये एक पार्टिकल ऐसे मूव करे कि हमेशा इसकी दूरी फिक्स पॉइंट से कैसी होती है, सेम होती है। जब इस तरह से कोई बॉडी मूव करता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कब होता है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन सच ए वे दैट
its distance from fixed point is always same. उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको प्रॉपर्ली डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम होता है इसका। इसका हमारा डायग्राम होगा, ठीक है। और ये जब मूव करता है ना तो यहाँ पे हम एक टर्म देखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एंग। अब जब सर्कुलर मोशन होता है तो हम लोग को यहाँ पे ना कुछ अलग अलग टर्म्स देखने होते हैं, जैसे कि एक टर्म इसका हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो दो पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट से बॉडी चलना स्टार्ट किया, ठीक है, जहां से चलना स्टार्ट किया वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी सेंटर को जोड़ते हुए, जहां पे दूसरे पॉइंट पे पहुंचा फिर वहां से लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है। ये जो एंगल जो यहाँ पे कवर करता है ना, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हियर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया इसको ऐसा करके, ठीक है। ये इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये जो ए से लेके बी, ठीक है, ए बी इज एंगुलर, या हम यहाँ बोल सकते ए बी इज एंगुलर और ए बी इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अगर मैं इस आर्क की बात करूं ना, ए बी अगर आर्क की बात करूं मैं इस तरह से, अगर ये क्या, ये ए बी आर्क को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, एक ऐसे करके कर्व दिखा दूंगा, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो मैं उसको ऐसे रख सकता हूँ या मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है, दोनों चलते स्ट्रेट लाइन। और आर्क के लिए मैं कर्व दिखा देता हूँ। जो आर्क वाला पार्ट है ना यहाँ पे, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो क्या हमारा डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमको डिस्टेंस से इतना मतलब नहीं है, हमको मेन मतलब है किससे, डिस्प्लेसमेंट से मतलब, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हमसे पूछा जाएगा कि थीटा क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर, ठीक है। ये मान लो अगर यहाँ पे ये x क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। और याद रखना है, अधिकतर वाले केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो बहुत छोटा होता है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो छोटा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो एक्स और ए बी की लेंथ कैसी होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगी, ठीक है। बहुत केसेस में हम ऐसा देखेंगे कि जहाँ पे ए बी का आर्क का लेंथ और ये ए बी का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बाय आर हो जाएगा। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया, जो कि तुम लोग को याद रखना है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू आर। बहुत कॉमन है, सबने पहले पढ़ के भी रखा हुआ है, थीटा इज ऑलवेज टेकन इन रेडियन, ठीक है। उसके बाद एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे है लेंथ ऑफ आर, ठीक है। एंड एक्स इक्वल्स टू कॉड एक्स इक्वल्स टू ए बी इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। बहुत सारे केसेस में हम ऐसा थीटा बहुत छोटा लेंगे। और देख भी सकते हो ना, मान लो कि ऐसा कोई सर्कल है, ये ऐसा देखो, मान लो अगर ऐसा ये लेंथ और ये लेंथ बहुत छोटी हो, अगर मैंने इसको और नजदीक कर दिया तो कितना छोटा करते करते जाएंगे ना, तो आर की लेंथ और कॉर्ड की लेंथ अप्रोक्सीमेटली कैसी होती चली जाएगी, सेम होती चली जाएगी। उसके बाद आगे हमने क्या सीखा था देखो,
वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्स बाय टी हो जाएगा। ठीक है, हम छोटे एंगल की बात करते हैं। फॉर स्मॉल थीटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्स बाय टी हो जाएगी। अब एक्स बाय टी को मैं क्या ले सकता हूँ, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का सिंबल v होता है, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल हो जाता है ओमेगा। ये हो जाता है थीटा बाय टी। ठीक है, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो हम लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, v को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो वेलोसिटी हमारा था x, x हमने अभी देखा था, पीछे क्या था देखो तो x, x हमारा था r थीटा, x हमारा हो जाता है r थीटा बाय टी। ठीक है, तो यहां से भी मैं एक चीज लिख सकता था ना एक पहले भी, कि अगर x है, x हमारा हो जाएगा x x टी। ठीक है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, ओमेगा हो जाएगा, अगर मैं ओमेगा को लिखूँ ऐसा, थीटा था, थीटा था x बाय आर, तो क्या थीटा x बाय आर हो जाएगा। थीटा को हम ले सकता हूँ x बाय आर बाय डी टी। दिस इंप्लाइज दैट रेडियस तो पूरे प्रोसेस में सेम रहता है, x खाली चेंज होता है ना। ठीक है, बिकॉज जैसे बॉडी मूव करेगा ये x लगातार चेंज करेगा ना, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय आर डी एक्स बाय डी टी, हमारा v हो जाता है v बाय आर। ठीक है, तो ये हमको दूसरा एक्सप्रेशन मिल गया, ओमेगा v इक्वल्स टू ओमेगा आर। इसको नोट कर लो। क्लियर होगी ना सबको। और स्मॉल थीटा मैंने क्या बोला, तुम अगर अपने बुक में भी देखोगे ना तो सब कुछ यहाँ पे जितना भी ट्रीटमेंट है सब स्मॉल थीटा के लिए होता है, याद रखना। तुम जो सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना वहां पे सब खेल स्मॉल थीटा के लिए होता है। और स्मॉल थीटा के लिए अगर मैंने आर की लेंथ नापी है, स्ट्रेट लाइन नापा, एक ही बात होगी। ठीक है, देखो अगर मैंने लेंथ आर की लेंथ लेता हूँ ना तो ये मेरे को स्पीड देता है, लेकिन यहाँ मैंने वेलोसिटी क्यों लिखा है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, जिसकी वजह से जो एक्स की वैल्यू होगी, जो आर की लेंथ होगी और जो कॉट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नोट लिख रहे, कंफ्यूज नहीं होना है इस पर। ठीक है, तो थीटा बाय टी अगर छोटा होता है तो डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा हम लोग थीटा को क्या ले सकते हैं, यहाँ पे पीछे से देखा एक्स बाय आर था। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको लिखते चले जाते हैं, हम यहाँ पे एक्स को लेंथ ऑफ द आर्क बोले या हम यहाँ पे एक्स को लेंथ ऑफ द कॉर्ड बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक टर्म देखो, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन राउंड। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है ऐसा, यहाँ से वो स्टार्ट करता है, पूरा चक्कर काट के वापस यहीं पे आ जाता है। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा ना इसको पूरा फुल सर्कल करने में, उसको मैं क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड।
टाइम टेकन, जैसे यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे क्या करेंगे, ये लगातार घूम रहा है सर्कल पार्क। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम। इसका सिंबल क्या हो जाता है, टी हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो तो एक हो जाती है। अब नेक्स्ट अब देख लो, एंगुलर वेलोसिटी हमने अभी देखा था, कौन हो रहा था, थीटा बाई टी। ठीक है, थीटा बाई टी, और यही किसके इक्वल आया था, ये आया था v बाई आर के इक्वल आया था ना, अभी हमने जस्ट देखा। इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को मैं और क्या ले सकता हूँ, अगर हम पूरा सर्कल कंप्लीट करते तो हम कितना एंगल घूम रहे, हम घूम रहे 2 पाई रेडियन, और टाइम कितना लग रहा है हमको, कैपिटल टी। ये भी हमारा एंगुलर वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला बन गया ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। इसमें टाइम पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज ये टाइम होता है पूरे चक्कर काटने का। तो अगर पूरा चक्कर काटता है तो कितना एंगल ये घूमेगा, तो आंसर है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स मेड इन वन सेकंड। ठीक है, मान लो कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट करता है, पूरा चक्कर काटता है, वापस से यहीं पे आ जाता है, फिर चक्कर काटेगा, फिर यहीं पे आ जाता है। ऐसे करके उसने 10 राउंड काटे एक सेकेंड में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका सिंबल क्या हो जाता है, एफ हो जाता है और न्यू हो जाता है। ठीक है, दोनों इसके सिंबल होते हैं, एफ और न्यू। अगर हमसे पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन, तो टाइम टी में कितना ऑसिलेशन होगा, एक साइकिल होगी, एक सेकंड में कितनी साइकिल हो जाएगी, तो आंसर 1/t हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। है ना, जैसे कि मान लो 0.1 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो 1 सेकंड में कितना सर्कल कंप्लीट होगा, 1/0.1 दैट इज 10। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है, तो आंसर है 1/t = 2f। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ओमेगा को मैंने अभी क्या लिखा था, 2 पाई बाय टी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई × f। बात तो एक ही होगी। ठीक है, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई × f लिख सकता हूँ। एक चीज का ध्यान से समझना इस चीज को, कि यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एफ, कहीं पे लिखा हुआ, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है मतलब वो ओमेगा है। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी भी लिखा जाए तो भी वो ओमेगा है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम एज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज थीटा/t। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अब कुछ कुछ छोटी छोटी बातें और देखो। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर है इसका यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, हमने पढ़ के रखा डिग्री, अब हम यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, रेडियन। तो रेडियन कैसे निकाला जाता है, देखो मान लो हमारे पास कोई आर्क है ऐसा, और हमने क्या किया,
ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है सर। तो अगर इसको मैं ज्वाइन कर दिया इस तरह से करके, तो ये हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये आर्क यहाँ पे एंगल थीटा सबटेंड करता है। सबटेंड वर्ड तुम लोगों ने पहले पढ़ के रखा है क्लास 10 के भी। सबटेंड मतलब क्या होता है, आर्क के दो एंड से लाइन ज्वाइन कर दो सेंटर पे, जो एंगल वहां पे क्रिएट होगा उसको हम लोग कहते हैं एंगल सबटेंडेड कहते हैं, दैट इज ए लैंग्वेज, ओके। अगर ये आर्क की लेंथ अगर आर है जो कि इस रेडियस के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर जो एंगल जो सबटेंडेड होगा ना वो कितना कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। आई बात समझ में? एक आर्क ले लो, ठीक है, और उस आर्क की लेंथ उस आर्क के रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो वो जो आर्क जो एंगल बनाएगा सेंटर पे उसको लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स 1 रेडियन बोलते हैं। उस एंगल को क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको याद रखना, 1 रेडियन is the angle subtended by an arc of length equal to radius at the center। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा क्या होता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, जो हो जाता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये एक छोटी सी बात है कि अभी हमने जस्ट देखा कि एक्स क्या था, थीटा आर, ठीक है। जहां तुम एक्स को बोल सकते हो लेंथ ऑफ द आर्क या डिस्प्लेसमेंट, थीटा छोटा है। v को हमने क्या देखा था, v को हमने देखा था ओमेगा आर, ठीक है। v क्या थी, वेलोसिटी, और ओमेगा क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर चीज आ रही है यहाँ पर, यहाँ भी एंगुलर चीज है। जब हमको एंगुलर वाली चीज कन्वर्ट करनी होती है लीनियर वाली चीज में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे, रेडियस, ठीक है। हमने जैसे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी हमने अपने क्या कहते हैं इसमें लीनियर मोशन में, हम वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं एंगुलर मोशन में। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अब क्या आएगा, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा बाय टी, ठीक है। एंगुलर डेल्टा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, डेल्टा चेक कर दो तो चेंज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा, जैसे कैसे था एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। वो था एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अगर हमारा एंगुलर वेलोसिटी पे चेंज बहुत छोटा आ रहा है, तो मैं इसको ले सकता हूँ डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ डी ओमेगा बाय डी टी, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मैं लिखूं इसका सिंबल हो जाता है अल्फा, अल्फा हो जाएगा डी, ओमेगा के बदले में क्या लिखूंगा, वी बाय आर लिखूंगा, बाय डी टी। 1 बाय आर को बाहर निकाल दो, डीवी बाय डी टी हमारा क्या था, ए था, ए हो जाता है अल्फा आर। देखो तो ये हमको किसका मिल गया एक्सप्रेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन, ए इक्वल्स टू अल्फा। तो कैसे कैसे चीजें बिल्कुल मैच कर रही है। जब भी हमको एंगुलर वाली चीज को कन्वर्ट करना है लीनियर वाली चीज में,
हम उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको रिजल्ट मिल जाए। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है। फिजिक्स में मोशन को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक ट्रांसलेशन होता है, एक सर्कुलर होता है। जैसे ट्रांसलेशन होता है, जो जो चीजें उसमें आती है उसके भाई लोग किस में आते हैं, एंगुलर सर्कुलर में भी आते हैं। ठीक है। जैसे वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे का। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? आज का लेक्चर बहुत बेसिक लेक्चर है वैसे। अब देखो, अगर हम बात करें ना, मान लो कोई किसी की अगर हमको बात करनी है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कैसी होती है? टेंजेंशियल हो जाती है। हम ये वेलोसिटी दिखाते हैं। एक्सेलरेशन हम भी कैसा दिखाते हैं? इस लाइन के अलोंग दिखाएंगे, पीछे दिखाएंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं ना। और इस जो हमारा जो लीनियर क्वांटिटी होता है वो प्लेन पे ही होता है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो हम इधर ही दिखाएंगे ना, ऐसे दिखाएंगे एक्सेलरेशन, कैसे भी दिखा, लेकिन प्लेन पे दिखाते हैं। लेकिन जो एंगुलर क्वांटिटी होती है ना, वो तो अलग कैटेगरी की क्वांटिटी होगी, तो उसको दिखाने के लिए हम कैसे दिखाते हैं? देखो, तो याद रखना, एंगुलर डायरेक्शन इज शोन along the axis of the circle that is normal to the plane of rotation। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मान लो it is obtained by curve rule। अब मान लो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होना कि एंगुलर क्वांटिटी जो हम दिखाते हैं ना, तो ऐसे कुछ होती है। मान लो तो बॉडी जो है ना वो मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, सर्कुलर पाथ, ऐसे जा रहा है। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इस बॉडी का जो एंगुलर डायरेक्शन है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में? तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते हैं, अपने ना, एक एक हाँ देखो, तो क्या बता रहा था कि जो एंगुलर का डायरेक्शन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मान लो ये बॉडी जो है ना घूम रहा है, क्लियरली तुम्हें दिख रहा है बॉडी घूम रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज बॉडी घूम रहा है तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे करके जिधर बॉडी घूमता है ना उधर अपने फिंगर को कर्ल कर दो। जिधर थंब दिखाएगा ना उधर है एंगुलर क्वांटिटी का डायरेक्शन। बॉडी घूम रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे हमने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाया, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमारा डायरेक्शन किधर होगा इसका? अंदर की तरफ होगा। याद रखना, ये चीजों को सोचने समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो एंगुलर क्वांटिटी का और लीनियर क्वांटिटी का भी अगर हमने डायरेक्शन एक ही तरह से दिखाया अगर प्लेन पे, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर तुमसे बोला जा रहा है कि बॉडी अगर इधर घूम रही है, तो
एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो मैं तुम लोग का डायरेक्शन जो है ना मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रख लो मैं समझने में कि जिधर बॉडी घूमेगा तो वापस अभी ज्वाइन नहीं करना। देखो जिधर जिधर ही बॉडी घूमेगा ना उसकी हम परपेंडिकुलर क्या ले लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर क्वांटिटी। अगर बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस सर्कल गोइंग इनवर्ड। एंगुलर वेलोसिटी किधर है, परपेंडिकुलर टू सरफेस गोइंग इनवर्ड। अगर यही सर्कल अगर उल्टा होता, अगर मान लो ये मैंने एरो अगर उल्टे दिखाए होते, ये एरो अगर इधर जाता तो मैं मेरा थंब किधर जाता, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसको ना हम लोग कल थोड़ा डिस्कस करेंगे और, ठीक है, एंगुलर क्वांटिटी के बारे में। बाकी जो बेसिक बेसिक बातें ना हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, बहुत बेसिक बातें थी आज की, ठीक है, कि तीन तरह की एंगुलर क्वांटिटी होती है, उनका रिलेशन कैसे होता है लीनियर के साथ, ठीक है। बस उतना आज घर पर अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग उसका आगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ।